दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर में एक ऑफिसर्स परिवार में। जुलाई की करंट अफेयर्स का ये पार्ट नंबर 4। मज़ा आ जाएगा साहब, याद करते करते अपन करते हैं स्टार्ट। तो जो पहली न्यूज़ है वो है साहब, अजीब सी न्यूज़ है, INVICTUS। अब अंग्रेजी मीडियम वाले बताया जा कहाँ पढ़ेंगे भैया। INV लिखा है ये वी, ठीक है, वी INVICTUS। इनविक्टस फिक्टस पता ना क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे, मतलब ये है एक न्यूज़। क्या न्यूज़ है ये? जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है, यूरोप वाली ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसने अपना एक अंतरिक्ष को लेके एक प्रोग्राम शुरू किया है ताकि स्पेस में रिसर्च की जा सके। उसका नाम रखा है INVICTUS। जो भी भैया लिखा है ये कहानी, तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी की है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, यानी ESA कहते हैं ना इसको, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। इसका एक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है, का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, स्पेस में रिसर्च वगैरह करने के लिए ये अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, ठीक है साहब। तो क्या है INVICTUS? ये हाल ही में सुर्खियों में रहा। क्या है? एक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है। किसने शुरू किया है? ESA ने शुरू किया है। ESA मतलब यूरोपीय स्पेस एजेंसी, INVICTUS। आगे देखते हैं साहब, अगली जो न्यूज़ है वो है IUCN। IUCN आपने सुना होगा, वो इंडेंजर्ड प्राणी, विलुप्त प्राय कैटेगरी वगैरह ये घोषित करता है ना, IUCN। तो IUCN की मीटिंग होती है। तो इस बार जो IUCN का जो विश्व संरक्षण कांग्रेस, IUCN की मीटिंग को कहते हैं IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस। तो 2025 चल रहा है, तो 2025 का आयोजन हुआ है साहब। ओके, तो IUCN की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, यही बस आता है इन सब चीज़ों में। तो इसकी बैठक हुई है साहब अबू धाबी में। कहाँ हुई है? अबू धाबी में। अबू धाबी कौन से देश में है पता है आपको? UAE में है, UAE में, ठीक साहब। तो IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। ओके, कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी में। और अबू धाबी कौन से देश में है? अबू धाबी है UAE में। क्या? IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन। अगली न्यूज़ साहब, धनखड़ जी की न्यूज़ है। धनखड़ जी की, धनखड़ जी को जानते हो? धनखड़ जी अपने जो उपराष्ट्रपति थे, अचानक से एकदम से पता नहीं कौन सा दिमाग चला, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, है ना। तो जगदीप धनखड़ की न्यूज़ है साहब, जगदीप धनखड़। ये उपराष्ट्रपति थे भारत के, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से ही पहले ही इस्तीफा दे मारा। तो साहब ये सुर्खियों में आ गए। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले, कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया इन्होंने, ठीक है, इस्तीफा। और किस पद से दिया है? उपराष्ट्रपति पद से दिया है। तो ये ऐसे उपराष्ट्रपति के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे बने हैं ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे मारा। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं ये, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तीसरे उपराष्ट्रपति। क्या नाम है इनका? जगदीप धनखड़। ओके साहब। और किस अनुच्छेद के तहत ये इस्तीफा दिया जाता है? तो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, अनुच्छेद 67A के तहत इस्तीफा दिया जाता है, ठीक है साहब। अनुच्छेद 67A के तहत इस्तीफा दिया जाता है। ये मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में अलग से लिख दिया। ओके, अब देखो तुम यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि ये तो साहब बन गए तीसरे उपराष्ट्रपति, इसका मतलब इससे पहले 2 खिलाड़ी और हुए हैं जो इस्तीफा दे मारे थे, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था लेकिन फिर भी उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ऐसे कौन थे वो उपराष्ट्रपति? तो इससे पहले एक तो साहब दिया था VV गिरी ने। VV गिरी उपराष्ट्रपति रहे थे भारत के 1969 के आसपास। और VV गिरी नाम सुना है ना आपने? VV गिरी और R वेंकटरमन, ये 2 ऐसे खिलाड़ी रहे थे, उपराष्ट्रपति रहे थे। खिलाड़ी क्या मतलब, 2 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जिन्होंने इस्तीफा देने से पहले, वो कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे मारा था। तो इससे पहले VV गिरी और R वेंकटरमन ने
कार्यकाल पूरा होने से पहले, कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफ़ा दिया था, होने से पहले इस्तीफ़ा दिया था। क्लियर है? सारी चीज़ समझ में आ गई आपको? तो इंडिया के उपराष्ट्रपति थे फिलहाल जगदीप धनखड़, जिन्होंने अनुच्छेद 67A के तहत अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया और ऐसा तूफान मचाने वाले ये तीसरे भारत के उपराष्ट्रपति बने। इससे पहले वी गिरी साहब, कौन? वी गिरी साहब 1969 में और आर वेंकट रामन साहब 1987 में, जो है ऐसे दो और उपराष्ट्रपति रहे थे जिन्होंने कार्यकाल पहले पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया था। कौन कौन? वी गिरी और आर वेंकट रमन। अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। जो अगली न्यूज़ है वो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये साहब न्यूज़ में आ गया अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। वैसे तो आप सबको ये पता ही होगा कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, इन्वायरमेंट में पढ़ते होंगे, लेकिन ये न्यूज़ में आया है, इसका मतलब कुछ तूफ़ानी काम हुआ है। क्या तूफ़ानी काम हुआ है? तो यहाँ पर इंडिया का पहला, भारत का पहला हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, हॉर्नबिल, उसका संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र बना है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत का पहला हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र, संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र बना है। ओके, तो अगर ये पूछा जाए कि हाल ही में भारत का पहला हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है नागालैंड का, बेसिकली नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में भी लिख भी सकते हैं कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनता है? नागालैंड में। तो ये नागालैंड में पक्षी है, नागालैंड का राज्य पक्षी भी है, लेकिन उसका जो, इसका जो संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र बना है वो नागालैंड में नहीं बना, वो कहाँ बना दिया? तमिलनाडु में। और कौन किस जगह बनाया है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ओके, ये आपने समझ लिया। आगे साहब अभी रिवाइज करेंगे, अभी बस आप थोड़ा लिखते तो जाओ, न्यूज़ तो हो जाए, फिर अपन बार बार रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लो। एड फॉल्सी वैक्स, एड फॉल्सी वैक्स, ये आपकी न्यूज़ आ गई। एड फॉल्सी वैक्स क्या है साहब? ये एड फॉल्सी वैक्स, तो एड फॉल्सी वैक्स एक देखो इसमें ये वर्ड लगा है वैक्स, वैक्स बोल रहा हूँ, वैक्स, कुछ और तो सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? नहीं, कुछ और सुनाई दे रहा हूँ मैं, वैक्स वैक्स बोल रहा हूँ, नहीं तुम्हारे कान बहुत तेज हैं, बोलता वैक्स हूँ, सुनाई तुम्हें कुछ और देने लगे। ठीक साहब, तो वैक्स मालूम है क्या होता है? वैक्सीन, वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन, तो ये वैक्सीन से मिल, वैक्सीन का शॉर्ट फॉर्म है वैक्स, तो एक तरह से ये वैक्सीन है, एक टीका है ये। तो हाल ही में भारत का जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने मलेरिया के लिए एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम रखा गया है एड फॉल्सी वैक्स। ठीक साहब, मलेरिया के लिए बनाई है। तो लिख लेते हैं साहब इसके बारे में कि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR कहते हैं ना इसको। तो ICMR द्वारा मलेरिया का टीका, द्वारा मलेरिया टीका है, ये गलत लिख गया, मलेरिया के टीके का प्रदर्शन, इसका नाम रखा गया है एड फॉल्सी वैक्स। मलेरिया के टीका का प्रदर्शन, इसका क्या नाम रखा गया है? एड फॉल्सी वैक्स। तो वैक्स से याद रखना है कि ये वैक्सीन है मलेरिया की जो ICMR ने बनाई है। ठीक साहब, ओके, एड फॉल्सी वैक्स। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग, अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। तो भैया कल हो गया बिहार PCS का एग्ज़ाम साहब, और हमारी जो करंट अफेयर्स थी उससे लोगों ने बहुत लाभ लिया, हमें भी बहुत खुशी हुई। मैं कॉमेडी में कह भी रहता कि भगवान की अगर कृपा रही तो रिमोट से लहंगा उठ जाएगा, तो लोग गलत समझ रहे थे। रिमोट से लहंगा उठने का मतलब है कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं कोई गलत बात कर रहा था, ये गाना है बिहार का, मैं थोड़ी बोल रहा। रवि किशन साहब ने ये गाना, रवि किशन साहब पर ये गाना फिल्माया गया है। बिहार की जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, सिनेमा की इंडस्ट्री, वहाँ खूब बजता है गाना, सभी लोग सुनते हैं, शादियों में बजता है, ईस्टर्न यूपी में लोग डांस करते हैं।
तो मेरा मतलब ये था कि ये खुशी वाली बात थी कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बिहार पीसीएस के करंट अफेयर्स में। वैसा हुआ भी ऊपर वाले की कृपा से। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मेरी में अंदर आदत नहीं है कि मैं करने लगूँ। मुझे लगता है कि देखो सब सारा खेल ऊपर वाले का है। ऊपर वाला चाहता तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता। भाई करंट अफेयर्स तो कुछ भी हो सकती है ना। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक अच्छा हिसाब किताब बिहार पीसीएस में बन गया अपनी न्यूज़ से। तो उसके लिए एक मज़ेदार आनंद वाला गाना बजेगा अब साहब। हैं कौन सा गाना सुनोगे साहब? है मतलब गाना नहीं, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि बिहार के गाने तो गा दूंगा तो फिर तुम चिल्लाने लगोगे हाय राम जी क्या गा दिया। कल हम लोग बिहार के गाने सर्च कर रहे थे, भोजपुरी के गाने, तो एक गाना था भैया उसमें, लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, भैया रे इलाका धुआं धुआं हो गया। सच में गाना था, लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। अब मैंने कहा ले साहब, अभी तो रिमोट से लहंगा उठा था, अब लौंडिया लंदन से आ रही है। हैं बिहार में ऐसे ऐसे गाने बजते भैया, लौंडिया लंदन से आएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, गजब। और भी बहुत अजीब अजीब से थे। कमरिया पे डाल के चंदरिया, पता नहीं कौन कौन से, हम तो कल सुनते रहे यूट्यूब पर। भाई अलग ही लेवल का सीन चलता है बिहार में साहब है। और बड़े बढ़िया बढ़िया लॉलीपॉप गाना, तो गाना मैंने सुना है, कमरिया लॉलीपॉप लागेलू। तो मतलब अच्छे, उनका सेंस बड़ा अजीब होता है यार। मतलब अगर उनको मीनिंग निकाला जाए बिहार के गानों का, तो भाई साहब इलाका धुआं धुआं करने वाले वो डबल मीनिंग गाने होते हैं। रात भर डीजे बजाएंगे। चलो अब डीजे बज गया, अब आगे देखते हैं अपन लोग। और सब ठीक हो सभी लोग, कोई टेंशन तो नहीं है? तो साहब देखते हैं अपन अगली न्यूज़। वो न्यूज़ है भारत की पहली खनन पर्यटन योजना। ठीक साहब, भारत की पहली खनन पर्यटन योजना। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर माइंस होती हैं, जहाँ खान होती हैं, माइंस होती हैं, उसको भी टूरिस्ट से जोड़ा जाए। लोग आएँ, माइंस देखें, टूरिज्म होगा तो पैसा आएगा। तो ऐसी पर्यटन योजना लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो बन गया झारखंड। ठीक है, झारखंड में ये शुरू हुई है योजना। ओके, तो ये पहली बार हुई है, देखो यहाँ लिख दिया ना पहली बार। तो झारखंड ऐसा पहला राज्य बना जहाँ पर भारत की पहली खनन पर्यटन योजना लागू की गई है, शुरू की गई है। ओके साहब, अगला देखते हैं। अगली न्यूज़ है समुद्र प्रचेत क्या है साहब ये? तो ये समुद्र इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब है ये एक पानी का जहाज है। टाइटैनिक था जिसमें पोज बना के लोग पिक्चर में मतलब बनाते हैं ना, है जो गाना भी आपने सुना होगा। वो गाना नहीं ऐसे, हो आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, हो आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा करके डुबा ले गया छल्ला मेरा आशिक वल्ला, छल्ला मेरा आशिक छल्ला वल्ला। तो वही और टाइटैनिक वाला जहाज है, आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक। बड़ा अच्छा गाना लगता है भाई साहब। लड़कियां नाचे कमर हिला हिला के, तब देखो भाई साहब ऐसा लगता है बस यही दिन हो, यही रात हो, और कुछ हो ही नहीं। कमर मटका मटका के साहब शादियों में बजता है, संगीत सेरेमनी में। तो समुद्र प्रचेत क्या है? वही टाइटैनिक जैसा जहाज है जिसको गोवा की जो कंपनी है गोवा शिपयार्ड, उसने बनाया है। ठीक साहब, तो ये गोवा शिपयार्ड के द्वारा बना हुआ जहाज है। गोवा शिपयार्ड कंपनी द्वारा, कंपनी ये लिमिटेड कहते हैं ना इसको, कंपनी नहीं लिमिटेड कहते हैं ना, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी है। मतलब गोवा में बना है तो इसका मतलब इंडिया में बना है, तो स्वदेशी। ठीक साहब, ये पोत है, पोत मतलब हो गया जहाज हो गया। और दोस्तों ये ना एक प्रदूषण कंट्रोल करने वाला वो है। मतलब इसका जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। तो ये दूसरा, यानी इससे पहले एक बन चुका है, ये दूसरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और अंतिम है। मतलब अब ये दो ही बनने थे, पहला बन चुका है। पहले वाले का नाम समुद्र प्रताप था। आपने जब आर का पेपर दिया होगा तो मैंने करंट अफेयर्स में कराया था कि समुद्र प्रताप क्या है। तो ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड था, ये दूसरा बन गया समुद्र प्रचेत नाम से। तो दूसरा व अंतिम तो लिख ही दिया था। दूसरा व अंतिम प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ओके,
अब ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ कि पहले वाले का नाम क्या था, समुद्र प्रताप। पहले वाले का नाम क्या था, समुद्र प्रताप। ओके, और ये कहाँ जलावतरण इसका किया गया है, तो गोवा में ही इसको जलावतरण समझते हो, पानी में, मतलब कहाँ लॉन्च किया गया है, तो गोवा में जलावतरण इसका किया गया है। किसका, समुद्र प्रचेत का। ठीक साहब, तो सुर्खियों में रहा समुद्र प्रचेत क्या है, एक जहाज़ है जो प्रदूषण कंट्रोल करेगा, और ये इस तरीके का दूसरा और लास्ट जहाज़ बनाया गया है। पहले जहाज़ का नाम समुद्र प्रताप था, इसको अभी हाल ही में गोवा में लॉन्च किया गया है। और बनाया किसने है, तो गोवा शिपयार्ड ने बनाया है, स्वदेशी रूप से ये बना हुआ है। क्या नाम है इसका, समुद्र प्रचेत है साहब। पहले वाले का नाम था समुद्र प्रताप। हम दोस्तों बार बार एक ही चीज़ 3-4 बार दोहराते हैं और फिर बाद में रिवाइज भी करते हैं, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठें। रिवीजन जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना बढ़िया है। कंटेंट तो दुनिया दे ही रही है, कंटेंट तो मैगजीन में भी भर भर के मिल रहा है। मैगजीन खरीद ला, उसमें खूब कंटेंट है, लेकिन याद नहीं होता ना, उतना बिखरा हुआ होता है मैगजीन्स में कि आप समेट ही नहीं पाओगे, रायता फैला रहता है उसमें। अगला देखते हैं साहब, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम। ओके साहब, प्रोफेशनल्स स्कीम, हिंदी में इसको कहेंगे भारतीय युवा पेशेवर योजना। भारतीय युवा पेशेवर योजना। अब ये योजना लॉन्च की गई है साहब, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम, भारतीय युवा पेशेवर योजना। तो जो लड़के लड़कियां, भाई युवा कौन होगा, हम और आप युवा ही हैं। बुढ़े हो गए क्या, थोड़े थोड़े बुढ़े हो गए हैं, अभी नहीं हुए, होने वाले हैं बस। तो जो 18 से लेकर 30 साल तक के लड़के लड़कियां हैं, छोरे छोरियां हैं, जिनने ग्रेजुएशन कर ली या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर ली है, वो चाहें, इंडिया के लोग चाहें तो 2 साल तक यूनाइटेड किंगडम में जाके अपने काम कर सकते हैं, ताकि उन्हें बढ़िया पैसा मिले। प्रोफेशनल काम करना है, ओके, काम करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, याद रखने वाली बात है। पेशेवर बनना है, छात्र नहीं बनना है। आजकल ऐसे ही कमीशन घुमा रहा है, वो पूछ देगा कि 2 साल तक पढ़ाई करने के लिए, नहीं, पढ़ाई करने के लिए नहीं है, ये पढ़ाई करने के लिए नहीं है, बल्कि काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ठीक साहब, ओके। तो क्या है ये, 18 से 30 वर्ष तक, 18 से 30 वर्ष तक के, ठीक है, भारतीय नागरिकों को कहाँ पर, 2 साल तक, ठीक है, 2 साल अभी बताया था, तो 2 साल तक यूके, यूनाइटेड किंगडम हो गया ये यूके, ठीक है, यूके में काम करने के लिए, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि हाल ही में सुर्खियों में रही इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम क्या है। 18 से 30 साल के जो इंडिया के लड़के लड़कियां हैं, बताओ, अभी गाना बज रहा था, लौंडिया लंदन से लाएंगे। अब लौंडिया लंदन से नहीं आएगी, अब लौंडिया लंदन जाएंगे, धुआं मचाएंगे वहाँ पे, ठीक है। 18 से 30 साल के भारतीय जो नागरिक हैं, वो 2 साल तक यूनाइटेड किंगडम में काम करने के लिए भेजे जाएंगे। भैया रहो, आराम से पैसे कमाओ। ठीक साहब, तो ये आपने अभी और चलेगा अभी आगे। मैं बस सोचता हूँ जैसे 6-7 न्यूज़ हो जाएंगे तो आपको रिवाइज कराता रहूँ। अच्छा, कल मैंने ये आपको दिया था कमेंट में कि आप इसकी थीम बताओ। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा निवारण दिवस 17 जून को बनता है। इसकी थीम मैंने पूछी थी और मुझे बेहद अफसोस हुआ कि सिर्फ एक मैडम ने, मतलब जो यूट्यूब पर एक लड़की थी, उसने कमेंट किया और जो कमेंट सही था, बाकी सबके कमेंट या तो गलत थे या लोगों ने किए ही नहीं। तो भाई कोई कॉमेडी नहीं चल रही है, कॉमेडी में मतलब आप अपना करियर ख़राब मत करो। पढ़ाई में अगर मजाक करोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी मजाक बन जाएगा, थोड़ा ध्यान रखो। पता, हम इतनी मेहनत से आपको कहते हैं कमेंट करो, आप करते ही नहीं हो। भैया कोई गलत कमेंट तो करवा नहीं रहा, कोई लौंडिया लंदन से तो गाना बजवाने के लिए कमेंट कर नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ आप थीम बताओ इसकी। किसी ने नहीं बताई थी, एक मैडम ने बताई थी, मैं आपको सही बता दे रहा हूँ। भूमि को स्थापित करें, अवसरों को दिखाएं, ये इसकी थीम थी। ओके साहब, ये आपको क्लियर मैंने बता भी दी। हो सकता है लोगों को पता ही ना हो, तो मैंने बता दी कि 17 जून को जो विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम है भूमि को स्थापित करें, अवसरों को दिखाएं।
बाकी अभी तक क्या क्या पढ़ा अपन ने, इन्विक्टिक्स क्या था, INVECTUS, ये ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम था। ये IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस कहाँ हुआ है, अबू धाबी में हुआ है IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस। जगदीप धनखड़ ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया, और ऐसे ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। VV गिरी और R वेंकटरमन इनसे पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे मारे थे। अनुच्छेद 67A के तहत इस्तीफा दिया जाता है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है साहब, तमिलनाडु में है। क्यों सुर्खियों में रहा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। क्या खोला गया, पहला हॉर्नबिल उत्कृष्टता केंद्र। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाते हैं, नागालैंड में मनाते हैं, ये साथ में लिखवा दिया। ये एडफॉल्सी वैक्स है, वैक्स मतलब वैक्सीन है, मलेरिया का एक टीका है जो ICMR के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बना गया था। क्या नाम है इसका, एडफॉल्सी वैक्स। किसने बनाया है, ICMR ने। क्या है, मलेरिया की वैक्सीन, एडफॉल्सी वैक्स। इंडिया का पहली जो खनन पर्यटन योजना है वो कहाँ लॉन्च की गई है, झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। ये समुद्र प्रचेत अभी अपन ने समझा था कि गोवा शिपयार्ड कंपनी ने बनाया स्वदेशी पोत है जो प्रदूषण नियंत्रण करेगा। तो इस तरह से ये सेकंड और लास्ट है, पहला समुद्र प्रताप था। कहाँ पर लॉन्च किया गया है, गोवा में। क्या नाम है इसका, समुद्र प्रचेत। आगे, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम क्या है, भारतीय युवा पेशेवर योजना क्या है कि 18 से लेकर 30 साल तक के लड़के लड़कियां अपना इंग्लैंड में जाएं, काम करें, मौज करें, पैसे कमाएं और क्या ज़िंदगी जिए साहब। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़ की तरफ देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों उसको समझो। अगली जो न्यूज़ है वो है UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन मिसाइल है एक तरीके से। ये गाइडेड मिसाइलों के नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। अब इतना बड़ा तो नाम कोई बोलेगा नहीं कि वो वाली मिसाइल ले आओ। पता चला कि युद्ध हो जाए और युद्ध होने के बाद सेना के अधिकारी बोलें अरे वो वाली मिसाइल लेके आना, क्या नाम है उसका, UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। इतना लंबा नाम बोलते बोलते तो पता चला अटैक हो गया, इसलिए इनका शॉर्ट नेम रख दिया जाता है। उसका शॉर्ट नेम होता है ULPGM-V3। एम है ये, ठीक है, एम सही से लिख दो, एम। तो ये वाली मिसाइल है ये। तो एक मिसाइल का नाम क्या रखा गया है, UL। देखो U से हो जाएगा UAV, L से हो गया लॉन्च्ड, P से हो गया प्रिसीजन, G से हो गया गाइडेड और M से हो गया मिसाइल। और इसका नाम क्या है शॉर्ट में, V3। ओके, तो ये मिसाइल है, अभी हाल ही में सुर्खियों में रही। क्यों सुर्खियों में रही देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बनाई किसने, मिसाइल कौन बनाता है इंडिया में, DRDO बनाता है। तो DRDO द्वारा बनाई गई, ठीक है, DRDO द्वारा बनाई गई एक गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मिसाइल समझते हो क्या होता है, गाइडेड मिसाइल का मतलब होता है कि सटीक निर्देशित, मतलब जो उसको डायरेक्शन दे दिए बस वहीं जाके ये धाएँ से जाएगी, बीच में कुछ लेवल नहीं करेगी, एकदम बिल्कुल इशारों पर काम करेगी, द्वारा बनाई गई गाइडेड मिसाइल है। ओके साहब, ये आपने समझा। और इसका जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया, ये भी तो आ जाता है कि इसका परीक्षण कहाँ किया गया। तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्रा लिख देता हूँ, आंध्रा में स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज, ठीक साहब, नेशनल ओपन एरिया रेंज, ये आंध्र प्रदेश में है। नेशनल ओपन एरिया रेंज, नेशनल ओपन एरिया रेंज, नेशनल ओपन एरिया रेंज, ठीक है। इसमें C मतलब हो गया सेंटर, तो सेंटर भी लगा देते हैं, नेशनल ओपन एरिया रेंज सेंटर में। इसका ये जो नेशनल ओपन एरिया रेंज सेंटर है कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्रा में भी है, कुरनूल एक जगह पड़ती है, वो लिखना ज़रूरी है, मतलब मुझे पता है इसलिए मैंने आपको बता दी। कुरनूल में है ये, कुरनूल आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है, वहाँ पर है। वहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है किसका, DRDO द्वारा विकसित एक गाइडेड मिसाइल का, जिसका नाम है ULPGM-V3 UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। कहाँ इसका सफल परीक्षण किया गया, आंध्र प्रदेश में, जो NOARC यानी नेशनल ओपन एरिया रेंज सेंटर में, जो कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है, वहाँ इसका सफल परीक्षण किया गया है साहब। आगे देखते हैं अगली न्यूज़।
अच्छा, ये जो DRDO है, DRDO, इसकी स्थापना मालूम है कब हुई आपको? इसकी स्थापना हुई है 1958 में। अब ये पेट में आया भी था, तो आपको यहाँ याद रहे इसलिए मैंने साथ में बता दिया। उसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कई लोग इसका हेड क्वार्टर बेंगलोर समझते होंगे क्योंकि इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलोर है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बता दी कि इसकी स्थापना 1958 में हुई है DRDO की, जबकि इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ये बात की जा रही है DRDO के बारे में। ओके, ये थोड़ा तीर सही से लगा दें, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे तुम। ये साहब, ओके। तो ये अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो है बांस पॉलीमर कंपोजिट। क्या न्यूज़ है? बांस पॉलीमर कंपोजिट, ये न्यूज़ है साहब। अब भैया बांस किया जाएगा डंडे से काम नहीं चलेगा, तुम लोग सुधरोगे नहीं। अब बांस किया जाएगा, बांस समझ रहे हो, ऐसे बोलते हैं। मतलब अच्छी भाषा नहीं है ये, लेकिन हम तो दोस्त यार आपस में बोल देते हैं, अगर तुमने वो काम नहीं किया तो बेटा बांस कर देंगे। ठीक, हम तुम्हारा बांस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारा नाश कर देंगे कूट कूट के, अगर तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं करी तो बांस कर देंगे, नाश भी कर देंगे। तुम पढ़ाई तो करो, पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हारा नाश कर देंगे हम। ठीक, तुम अपना खुद ही नाश कर लोगे अगर पढ़ाई नहीं होगी तो देखो साहब, बांस पॉलीमर कंपोजिट क्या है। देखो गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ी चलती है, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, वैगनआर है, सब गाड़ियाँ ही तो हैं, मर्सिडीज़। तो इन गाड़ियों में प्लास्टिक लगा होता है। भाई गाड़ी की जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक बॉडी होती है। तो जो प्लास्टिक बॉडी होती है गाड़ी की, वो करती है नुकसान। भाई पॉल्यूशन होता है, वो सब केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक तो नुकसान करती है ना। तो जो प्लास्टिक यूज़ हो रही है गाड़ी की, वो नुकसानदायक है। तो कोई ऐसा विकल्प बनाया गया है कि इस प्लास्टिक की जगह इस वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा एक रिसर्च चल रही है, उसका नाम रखा गया है बॉस पॉलीमर कंपोजिट। और ये जो रिसर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता। ओके, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, समझ गए। अब अपन इस कथा को लिख लेते हैं कि IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने वाहनों में लगी, ऐसे कर सकते, वाहनों में लगी प्लास्टिक के लिए पर्यावरण, प्लास्टिक के स्थान पर होना चाहिए ना यार, थोड़ा लैंग्वेज, क्योंकि मैं अपने हिसाब से लिखवाता हूँ ताकि आपको याद हो, नहीं तो जो किताबी भाषा में लिखवाऊंगा तो हम समझ ही नहीं पाओगे। तो प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक व्यवस्था। अब तुम्हें याद रहेगी, ऐसे मैंने समझाया था अभी। अब तुम्हें याद रहेगी कि जो गाड़ियाँ होती हैं, जो वाहन होते हैं, उनमें जो प्लास्टिक लगी होती है वो नुकसान करती है, हमें भी नुकसान करती है और पर्यावरण को भी नुकसान करती है, वो पर्यावरण में भी क्षति पहुंचती है। तो इस वाली प्लास्टिक का अब इस्तेमाल किया जाए, ये IIT गुवाहाटी के रिसर्च करने वाले लोगों ने बताया है। क्या नाम है इसका? बॉस पॉलीमर कंपोजिट प्लास्टिक। ठीक साहब, अब ये भी समझ लिया आपने, बॉस पॉलीमर कंपोजिट प्लास्टिक। आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है फ्रांस से। क्या हुआ है साहब, फ्रांस ने क्या किया है? तो आपने सुना होगा एक फ़िलिस्तीन देश है, इजराइल फ़िलिस्तीन में बीच बहुत संघर्ष भी रहता है फ़िलिस्तीन। तो ये कोई देश वेश है जो भी है, मतलब इसका बड़ा विवाद रहता है कि कुछ लोग कहते हैं देश है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब कोई भी देश वेश नहीं है। तो इसको भी हाल ही में फ़िलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने वाला देश बन गया, आधिकारिक मान्यता दी गई है फ्रांस के द्वारा। तो अब कई सारे देश हैं जो फ़िलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दे भी रहे हैं, तो फ्रांस ने भी दे दी। ठीक है साहब, तो फ़िलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी, किसने दी है? फ्रांस ने। ऑफिशियली आधिकारिक मान्यता दी, किसने दी है? फ्रांस ने। ओके, ये भी समझ लिया अपन ने। फ़िलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता किसने दे दी अभी हाल ही में? फ्रांस ने। आगे देखते हैं साहब अगली न्यूज़। जो अगली न्यूज़ है वो है ग्लोबल स्पेक्स 2030। ग्लोबल स्पेक्स मतलब SPCS, ग्लोबल स्पेक्स 2030। अब देखो फिर समझो, स्पेक्स क्या चीज़ होती है? चश्मा लगता
चश्मा लगता है साहब, चश्मा लगाओ ना साहब, चश्मा, ओ तेरी चश्मा, आए हाय। तो जो चश्मिश होते हैं, ठीक साहब, जो चश्मा लगाते हैं चश्मिश। अच्छा, चश्मिश लड़कियां कैसी लगती हैं तुम लोगों को? है हाय मैं मर जावा। मतलब कुछ लड़कियों पे चश्मा इतना प्यारा लगता है कि मैं अगर देख लूँ तो फिर देखता ही रह जाता हूँ। भाई साहब, है वो देखिए आपने पिक्चर ये जवानी है दीवानी, उसमें दीपिका पादुकोण चश्मा लगाती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो चश्मिश लड़कियां भी अच्छी लगती हैं कभी कभी, मतलब कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी नहीं भी लगती, दोनों बात है। तो जो चश्मिश टाइप के लोग होते हैं, चश्मा बहुत पसंद करते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उनकी आँखों की देखभाल करने के लिए, आँखों की देखभाल करने के लिए अभी हाल ही में प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसका नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030। और ये जो 2030 लगा है, इसका मतलब है कि 2030 तक ये लगातार देखभाल की भी जाएगी, ठीक है। और ये देखो ग्लोबल है, इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। तो इंटरनेशनल पर अगर कोई चीज़ आँखों की देखभाल कर रहा है, इसका मतलब हेल्थ का ध्यान रख रहा है, और हेल्थ का ध्यान रखना मतलब WHO के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो अब अपन लिखते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं लिखवा देता हूँ, ताकि आप 2-3 बार आपके दिमाग में वो चीज़ आ सकें। तो WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2030 तक नेत्र देखभाल अभियान है ये। नेत्र मतलब आँखें, वो लड़की आँख हमारे, ऐसा। तो नेत्र देखभाल अभियान है जिसका नाम रखा गया है ग्लोबल स्पेक्स 2030। किसके द्वारा शुरू किया गया है? WHO के द्वारा। कब तक के लिए अभियान है? 2030 तक के लिए। आईज़ का ध्यान रखेंगे, चश्मा वाले भैया, मस्त चश्मा वाले जितने भैया और उनकी प्यारी बहन हैं, उनकी आंखों की देखभाल करने वाला आ गया। अब लड़कियां बोल सकती हैं तुम मेरी केयर नहीं करते, तो बॉयफ्रेंड बोल सकता है मैं क्या केयर करूं, अब तो WHO केयर करने के लिए आ ही गया। जाओ जाओ WHO के पास जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी भाई, हम कौन होते हैं, अब तो WHO ध्यान रखेगा तुम्हारा। जाओ साहब, है। आगे देखते हैं साहब अगली न्यूज़। जो अगली न्यूज़ है वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री समझ रहे हो? जो रेल के डिब्बे होते हैं उसको कोच कहते हैं, कोच, ठीक है। तो इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है वो चेन्नई में है। कई लोगों को नहीं पता होगी इसलिए बता दे रहा हूँ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, मतलब वैसे ये कई जगह कोच फैक्ट्री होती है, तो ये चेन्नई वाली की बात की जा रही है। और चेन्नई वाली जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन होती है ना, हाइड्रोजन से चलने वाले कोच का सफल परीक्षण किया गया है। तो रेल का डिब्बा अब हाइड्रोजन से चलेगा, इसका सफल परीक्षण किया गया है। सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। तो लिख लें साहब। तो भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित, ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ है। इंडिया के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफल परीक्षण किया गया है। कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? IFC, IFC कह रहा हूँ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। क्या किया गया यहाँ पर? भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफल परीक्षण किया गया है चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। आगे देखते हैं साहब। आगे देखो, एक सैन्य अभ्यास हुआ है, क्या नाम है? अभ्यास ड्रोन प्रहार। अभ्यास ड्रोन प्रहार, एक ये सैन्य अभ्यास हुआ है साहब, अभ्यास ड्रोन प्रहार। तो ये ड्रोन प्रहार क्या है? अभ्यास है। किसने किया और कहाँ हुआ, यही पूछा जाता है इन सब चीज़ों में। तो अभ्यास ड्रोन प्रहार किसने किया है? भारत की मिलिट्री ने किया है, इंडिया की सेना ने। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है ये, ठीक है। तो भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। क्या नाम है इसका? अभ्यास ड्रोन प्रहार। अभ्यास ड्रोन प्रहार किसने किया? इंडिया की आर्मी ने किया, भारत की सेना ने किया। कहाँ पर हुआ है ये अभ्यास ड्रोन प्रहार? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम रखा गया है? अभ्यास ड्रोन प्रहार। एक न्यूज़ और देख लो साहब, मतलब अभी तो चलते रहो, न्यूज़ है। संडे आज मेरे को क्या है ना, संडे वाले दिन मैं 1 घंटे का वीडियो शूट कर देता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं, ऑफिस जाना नहीं होता। तो और आप लोगों को भी अब पेपर आ रहा है दोस्तों, देखो 12 अक्टूबर का पेपर है, अभी जुलाई चल रही है, अभी तो अगस्त की भी लानी है। तो थोड़ा लंबा वीडियो भी देख लो, जल्दी कर लोगे कि बढ़िया ही रहेगा, रिवीजन कर लोगे साहब।
और बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है, बाबू सोना सही चल रहा है साहब। सीसेट की क्लास दी थी मैंने, पसंद आई है आप लोगों को? उसमें मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप रिलैक्स भी हो सकें। उसमें मेरा आपको चेहरा भी दिखा होगा है, कई लोग तो खुश हो गए, आए हाय ओहो सो स्वीट संभव, कैमरे में से बाहर निकल आओ ना प्लीज़। आ जाओ आ जाओ, अब तो इलाहाबाद में आ गया हूँ, आ जाओ आ जाओ। आओ साहब, कभी कभी मौज मार लेता हूँ मैं भी थोड़ी सी। आगे देखो, मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई कौन है ये इंडिया के बहुत फेमस अर्थशास्त्री थे, निपट गए अभी कुछ दिनों पहले, बेचारे चले गए इस दुनिया से। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए साहब। तो कब चले गए ये? 29 जुलाई 2025 को इनका निधन हो गया। 29 जुलाई 2025 को 85 वर्ष के थे ये, 85 वर्ष की आयु में ये इनका निधन हुआ। 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है मेघनाथ देसाई साहब का। कौन थे ये? तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। और अब ऐसी बहुत सारे प्रश्न लगातार आप देख रहे होंगे कि कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया से जा रहा है और वो इंडिया में फेमस थे तो उसके बारे में सवाल बहुत आ रहे हैं। सबसे पहले तो उसकी तारीख ही पूछ ली जाती है कि भैया वो कब गए, तो 29 जुलाई 2025 को गए। या फिर उनके जीवन के बारे में पूछ लिया जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तोप चलाई थी। तो हम तो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ताकि कुछ भी पूछा जाए तो आप कर सको। तो देसाई साहब हैं ये, मेघनाथ देसाई, ये गुजराती आदमी थे। इनका जन्म गुजरात में वडोदरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में वडोदरा पड़ता है गुजरात में। तो जन्म इनका हुआ गुजरात में वडोदरा में। इनकी क्या क्या खासियत हैं? तो इन्होंने एक तूफ़ानी काम तो ये किया था कि ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई मजाक नहीं है इतने बड़े स्कूल में प्रोफेसर बनना, वो भी इंडिया से जाके। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे थे और ये 1983 में रहे थे। ये जानना ज़रूरी नहीं है, फिर भी जब बात चल रही है तो कुछ भी छोड़ते नहीं है यार। मतलब अगर करंट करा रहे ढंग से कराएं, क्योंकि अब कुछ भरोसा नहीं रहा भैया, कमीशन का कुछ भी पूछ सकता है वो, तो आपको आइडिया रहना चाहिए। कम से कम एक ईयर का आइडिया रहेगा आपको कि जिस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता उस साल ये खुशी खुशी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन के चले गए। अब तो सही है, 1983 में इंडिया में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कैप्टनसी में, तो ये खुश हो गए, लंदन भाग गए थे क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बनना था। इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण। तो 2008 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। ठीक है, 2008 में पद्म भूषण मिला था किन्हें? मेघनाथ देसाई को। तो मेघनाथ देसाई के बारे में आपने जान लिया कि 29 जुलाई 2025 को 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ये एक अर्थशास्त्री रहे थे। इनका जन्म वडोदरा गुजरात में हुआ था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे थे। 1983 में जब इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता तो ये लंदन चले गए और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन गए। 2008 में इन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। और टोटल बात किसकी हो रही है? मेघनाथ देसाई की। अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। जो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आ रही है इंदौर से। इंदौरी पोहा खाया है? हाँ, इंदौरी इश्क तो देखा होगा। इंदौरी इश्क देखी कि नहीं देखी? वेब सीरीज़ इंदौरी इश्क अच्छी वेब सीरीज़ है। थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट है इसका, पर ठीक है, अपन लोग उम्र वाले हैं, 18 से ऊपर के हैं, तो एडल्ट कंटेंट तो देख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। हमने तो फैमिली के साथ देखी थी, अब समझ जाओ हमारी फैमिली कैसी है। एक से बढ़कर एक खूंखार भेड़िया हमारी फैमिली में है। एडल्ट जैसे ही देखेगा कि हाँ कुछ एडल्ट आ रहा है, हाँ लगाओ 18+ लगाओ भैया, लगाओ, बड़ी स्क्रीन पे लगाओ, ज़्यादा मज़ा आएगा। सब खुरापाती है हमारे यहाँ पे। भैया भाभी के संग रहता हूँ मैं, सब सेम एज ग्रुप के हैं, मज़ा आता है। तो इंदौर देखते हैं साहब। इंदौरी इश्क के बाद इंदौर आ गया सुर्खियों में। और इंदौर में क्या हुआ है? तो आप ये QR समझते हो? QR कोड चलता है जो, जिससे पैसे स्कैन करके पैसे भेज देते, QR कोड होता है ना।
तो अगर आपको इंदौर में किसी का घर पता लगाना है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भैया गली नंबर 6 कहाँ है। आपको एक इंदौर में जाते ही हर जगह QR कोड मिल जाएंगे। उस QR कोड को स्कैन करो, वहाँ पे अपना एड्रेस डालो, फिर एक आपको लोकेशन मिल जाएगी। गूगल मैप जैसा है कुछ कुछ, गूगल मैप होता है जो गूगल मैप, वैसा कुछ कुछ है। तो QR कोड इस तरीके से बनाए गए हैं इंदौर में। तो इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई QR कोड आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस, घर का एड्रेस को हाउस कहते हैं ना, तो हाउस एड्रेस बन गया है इंदौर में। ठीक साहब, तो अपन उसकी कथा लिखते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो इंदौर में क्या हुआ है, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस होता है ना, डिजिटल मतलब ऑनलाइन हो गया सब कुछ, तो डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली प्रारंभ हुई है। कहाँ पर हुई है ये? इंदौर में। ठीक साहब, इंदौर में क्या हुआ, इंडिया की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली स्टार्ट हो गई है इंदौर में। आगे देखते हैं, न्यूज़ है मेरठ से। मेरठ में क्या हुआ है, तो मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। मेरठ की यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ कुछ अच्छा हुआ है, भी बताता हूँ आपको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब बना गया है। एग्रीटेक समझ लो, किसानों से रिलेटेड कुछ इनोवेशन करने के लिए, खेती बाड़ी से रिलेटेड इनोवेशन करने के लिए एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन हुआ है। हब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मेरठ में। ठीक है साहब, तो आपने ये समझा कि मेरठ में क्या हुआ है, एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी पड़ती है मेरठ में, वहाँ पर ये किया गया है। एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेरठ की सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में। आगे देखते हैं साहब अगली न्यूज़। देखते जाओ आज तो न्यूज़, तुम लोग बोर हो जाओ पॉज करके दोबारा देख लेना, हम तो करा ही रहे हैं वीडियो। ठीक है, क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ हो जाएगी, तो फ़ायदा रहेगा आप लोगों के लिए, जल्दी हो जाएगी। अगला कार्यक्रम है तलाश कार्यक्रम। ये क्या है साहब तलाश कार्यक्रम? देखो समझाऊँ आपको। आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी लोग, ट्राइबल्स जो होते हैं, जनजाति होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल बनाए गए हैं स्पेशल। इनके बच्चों के लिए स्कूल बनाए गए हैं, क्योंकि ये लोग सभी लोगों में, आदिवासी लोग ना सभी लोगों में घुल मिल नहीं पाते। इनकी परंपराएं अलग होती हैं, इनके रिवाज अलग होते हैं, इनके रहने का रहन सहन अलग होता है। तो ये अलग से जो स्कूल बनाए हैं सरकार ने, उसका नाम रखा गया है एकलव्य मॉडल। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कई सालों से ये बन रहा है, चल रहा है। तो एकलव्य मॉडल में ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका नाम है तलाश कार्यक्रम, ताकि जो आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं उनमें विकास अच्छा हो सके, वो लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें, अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे अवसरों का तलाश कर सकें। तो ये आदिवासी स्कूल के जो एकलव्य मॉडल है उसमें तो लॉन्च किया गया है। और किसने शुरू किया है ये? तो ये अब यूनिसेफ इंडिया नाम की संस्था है, यूनिसेफ इंडिया, और एक संस्था और है, उसके द्वारा विकास की इसका प्रोग्राम शुरू किया गया। अब मैं आपको लिखवा दूँ, समझ तो लिया आपने, पहले आप समझ लोगे फिर लिख लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो तलाश कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया है? एक तो यूनिसेफ इंडिया, और देखो ये आदिवासियों के लिए था, मैंने अभी आपको बताया। तो एक कमिटी है, उसका नाम है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, इनके द्वारा ये विकास किया गया है। ठीक है, इनके द्वारा ये है क्या चीज़? तो अभी मैंने बताया ना कि एकलव्य जो स्कूल चलते हैं उनमें जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके विकास के लिए द्वारा एकलव्य मॉडल स्कूल कहते हैं उनको। एकलव्य मॉडल विद्यालयों में
छात्रों के विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए। ओके, तो ये क्या शुरू किया गया है, तलाश कार्यक्रम, जो हाल ही में यूनिसेफ इंडिया और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति इनके द्वारा एकलव्य मॉडल विद्यालयों में छात्रों के विकास के लिए शुरू किया गया है तलाश कार्यक्रम, ताकि आदिवासी समुदाय के जो बच्चे हैं उनमें डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तलाश कार्यक्रम। अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। अगली जो न्यूज़ है वो है यूनेस्को की बैठक हुई है साहब, ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति होती है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करती हैं, विश्व धरोहर समिति, विश्व धरोहर समिति का 47वीं बैठक है ये, 47वां सत्र है इसका, 47th सेशन है। हर साल होता है ये, तो अलग अलग शहरों में होता है, तो पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा सेशन है, तो 47 में है। कहाँ हुआ है, तो पेरिस में हुआ है, फ्रांस के पेरिस में। और इंडिया के एक स्थल को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो अपन सब समझते हैं। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है पेरिस में। कहाँ हुआ है, पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है, पेरिस पड़ता है आपका, ये कैसा पेरिस लिख गया थोड़ा सा दोबारा लिखें, पेरिस में। पेरिस पड़ता है फ्रांस में, सीन नदी के किनारे है ये पेरिस। सुरा और सुंदरियों का शहर, एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल, खूबसूरत से खूबसूरत है, समझ रहा है, चिकनी चमेलियाँ ठीक साहब, मतलब बहुत खूबसूरत शहर है। मैंने नहीं देखा, लेकिन लोग बताते हैं साहब, मेरे दोस्त यार घूम के आए, बता रहे हैं भैया बड़ी सुंदरता है यहाँ पर। तो साहब हम भी जाएंगे, थोड़ा कमा लें पैसा तो ज़रूर जाएंगे। एक तरफ की टिकट भाई साहब 80,000 रुपये की है, दूसरी तरफ की आने की भी 80,000 की हो गई, फिर वहाँ रहने का खर्चा, मतलब 4 लाख रुपए तो मान के चलो। कभी कभी मन करता है कि चलो खर्च करते हैं 4 लाख रुपए, कोई ऐसा नहीं है। फिर सोचते हैं यार फालतू में 8 दिन घूमने के चक्कर 4 लाख रुपए चले जाएंगे, क्या मतलब है तो कोई मिल जाए फिर जाऊँगा घूमने आराम से, अकेले क्या जाऊँ जी साहब। तो पेरिस में ये आयोजन हुआ है विश्व धरोहर समिति का 47वां सेशन। अब इंडिया का एक स्थल इसमें शामिल हो गया। ठीक साहब, तो कौन सा इंडिया का स्थल इसमें शामिल हुआ है, तो मराठाओं के जो किले रहे थे, मराठा है ना, शिवाजी वगैरह, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके जो किले हैं वो इनको शामिल किया गया है। तो मराठा किलों को, टोटल 12 मराठा किले हैं, 12 मराठा किलों को, 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं जो, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। कहाँ पर किया गया है ये, पेरिस में किया गया है, क्योंकि ये बैठक कहाँ हुई है, पेरिस में हुई है। अब ये जो 12 मराठा किले हैं, इसमें से मराठा लोग कहाँ थे, मराठा लोग तो उधर थे पुणे की तरफ, तो यानी महाराष्ट्र में थे। तो 12 में से 11 तो किले हैं वो महाराष्ट्र में हैं, 12 में से 11 किले महाराष्ट्र में हैं, जबकि जो एक किला है वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो तमिलनाडु में है, उसको जिंजी किला कहते हैं। जो जिंजी किला है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो अगर इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन कि 12 के 12 किले महाराष्ट्र के हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो कि पिछले संडे टेस्ट सीरीज हुई थी एक, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि ये 12 किले महाराष्ट्र के हैं, तो स्टेटमेंट गलत था। 11 हैं, 12 में से 11 किले महाराष्ट्र के हैं, जबकि एक किला जिसका नाम जिंजी किला है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का। और ये 12 किले मराठा किले कहलाते हैं, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गए यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को की ये बैठक 47वीं बैठक थी, जिसका आयोजन पेरिस के फ्रांस में हुआ। अब देखो ये बात याद रखनी है कि भारत में कुल कितने स्थल अब तक हो चुके हैं। तो ये भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बना है, यानी इससे पहले 43 बन चुके थे। तो ये भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल है। ये कौन, मराठा किला कौन से क्रम का बना है, तो ये 44वां बना है। कौन, मराठा किला, मराठा जो किला बना है वो भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ ये है, जो राष्ट्रपति साहब हैं
आप लोग जानते होंगे राज्यसभा में मनोनयन होता है 12 लोगों का। आप सभी जानते होंगे, पॉलिटी में पढ़ा है आपने। तो हाल ही में 4 लोग हैं जो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। तो उन 4 लोगों का नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में रहा है। अभी आ जाएगा कि इन चारों में से कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, तो फिर रोने लगोगे। तो वो भी लिख लेते हैं साहब अपन लोग। देखते हैं साहब, तो क्या हुआ, राष्ट्रपति द्वारा 4 नए राज्यसभा सांसदों का मनोनयन। राज्यसभा सांसदों का मनोनयन जो 12 लोग करे जाते हैं ना, कि यह साहब साहित्य से, समाज से, विज्ञान से, इसमें जो लोग स्पेशल होंगे, ज़्यादा ज्ञान रखेंगे, विषय का ज्ञान रखेंगे, उन लोगों को 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो बस वही 4 लोग देख लो साहब कौन कौन से हैं साहब। एक है भैया उज्ज्वल निकम। देखो अभी ऐसे हंसते मुस्कुराते याद कराऊंगा। अरे ये तो दूसरे पेन से लिखूं। एक है उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है हिंदी में? ऐसे, उज्ज्वल निकम। दूसरे हैं साहब, सदानंद मास्टर साहब आ गए। तीसरे हैं भैया, 4 हैं टोटल। तीसरे हैं वो हैं हर्षवर्धन, ठीक साहब। चौथी हैं मीनाक्षी जैन। अब 4 हैं। अब इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ आप करंट अफेयर्स पूरी करके गए हैं। तो 4 हो गए ये। अब देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो कॉमेडी में, कि कैसे याद रख सकते हो? तो निकम्मे मास्टर निकम्मे मास्टर में हर्ष बढ़ गया। वर्धन माने होता है बढ़ना, कि निकम्मे मास्टर में हर्ष बढ़ गया क्योंकि उससे मीनाक्षी मिल गई। ओए होए, तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता। है गाड़ी निकाल तो निकम्मे मास्टर में हर्ष बढ़ गया क्योंकि उसे मीनाक्षी मिल गई। मेरी जान, मज़ा आ गया साहब। कहाँ मास्टर साहब? तो ये निकम्मे मास्टर को हर्ष बढ़ गया क्योंकि उसे मीनाक्षी मिल गई। ऐसे याद कर लो। तो 4 नए राज्यसभा सांसदों का मनोनयन है। निकम्मे मास्टर को निकम्मे मास्टर में हर्ष बढ़ गया क्योंकि उसे मीनाक्षी मिल गई। उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन और मीनाक्षी जैन। ऐसे देखो आपको याद हो जाएगा। अब चलो आखिरी न्यूज़ है जो आज की, बहुत देर हो गई, तुम लोगों को भी एकदम तड़प के बाहर आ गए होगे। जो आज की आखिरी न्यूज़ है वो ये है, जो प्रसंस्कृत आलू होता है, प्रसंस्कृत आलू समझते हो? जो फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, प्रोसेस्ड जो होता है ना, जो आलू से चिप्स बनना है। जैसे आलू तो आलू हो गया, लेकिन आलू को हमने मॉडिफाई करके उससे चिप्स बना लिए, उससे दूसरी चीज़ें बना ली, तो प्रसंस्कृत आलू कहते हैं उसको। उसके उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन बना हाल ही में? ये न्यूज़ में था बहुत। तो शीर्ष राज्य कौन बना है प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में? तो वो बना है अपना गुजरात। बस ये आज की आखिरी न्यूज़ है। उसके बाद कल करेंगे अपन आराम से, इतना ही कर पाएंगे। तो प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन बन गया है? गुजरात। अब कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो। अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसका रुक लो, लेकिन पहले कमेंट का बताओ। अच्छा, मैंने ये बताया भी था आपको, आप बताओ। परवाह नामक एक रोड सेफ्टी कैंपेन था, ये आपको मैंने कराया भी था। रोड सेफ्टी कैंपेन अभियान होता है ना, ये यूपी के किस ज़िले में शुरू किया गया है? यूपी के किस ज़िले में शुरू किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं करा चुका हूँ जून की करंट अफेयर्स में। ठीक, अब देखो रिवाइज करते हैं अपन। काफ़ी न्यूज़ हुई आज, तो मस्त मुस्कुराते हुए अपन रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें, तो अच्छा हो जाएगा। जो पहली न्यूज़ थी वो थी दोस्तों INVICTUS। तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम था, INVICTUS। अगला IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में, जो पड़ता है UAE में। कहाँ हुआ है? अबू धाबी, UAE। फिर जगदीप धनखड़ ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। अनुच्छेद 67A के तहत इस्तीफा दिया जाता है। VV गिरी ने 1969 में, जबकि R वेंकटरमन ने 1987 में। ये तूफान पहले ही मचा चुके थे। कार्यकाल पूरा होने से पहले VV गिरी और R वेंकटरमन अपना इस्तीफा दे चुके थे।
अन्नामलाई टाइगर रिजर्व अभी तमिलनाडु का सुर्खियों में रहा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी है और ये नागालैंड का पक्षी है, इसलिए हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। जबकि उत्कृष्टता केंद्र हॉर्नबिल का कहाँ खुला है? अन्नामलाई तमिलनाडु। एड फॉल्सी वैक्स, तो वैक्स यानी वैक्सीन, टीका है मलेरिया का जो ICMR ने लॉन्च किया है, पूरा नाम है एड फॉल्सी वैक्स। भारत की पहली खनन पर्यटन योजना कहाँ लागू की गई है? झारखंड में ये शुरू की गई है, भारत की पहली खनन पर्यटन योजना। समुद्र प्रचेत क्या है? तो एक ये जहाज है जो गोवा की शिपयार्ड कंपनी ने बनाया है, और ये प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए ये जहाज बनाया गया है। ये सेकंड है और लास्ट है। पहले वाले का नाम समुद्र प्रताप था, इस वाले का नाम समुद्र प्रचेत है। पहले वाले का नाम समुद्र प्रताप था, इस वाले का नाम समुद्र प्रचेत है, और ये गोवा में ही लॉन्च किया गया है। इंडियन यंगस्टर प्रोफेशनल स्कीम, भारतीय युवा पेशेवर योजना, ये साहब 18 से 30 साल तक के जितने लड़के लड़कियां हैं वो 2 साल तक के लिए इंग्लैंड जाएं, यूनाइटेड किंगडम जाएं और काम करें, आराम से पैसा कमाएं। क्या नाम है? भारतीय युवा पेशेवर योजना। UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, ULPGM V3। तो ये एक मिसाइल है जो DRDO ने बनाई है, गाइडेड मिसाइल है ये, आंध्र प्रदेश के नेशनल ओपन एरिया रेंज सेंटर में, जो कि कुरनूल में पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। क्या नाम है इसका? ULPGM V3, UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। DRDO के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 1958 में हुई है, जबकि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बांस कर देंगे साहब, ठीक था। बांस पॉलीमर कंपोजिट है। IIT गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने बनाया है कि जो गाड़ी में जो प्लास्टिक हो रही है यूज़, उसकी जगह पर ये पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बांस पॉलीमर कंपोजिट प्लास्टिक यूज़ करनी चाहिए। फ्रांस सुर्खियों में रहा क्योंकि इसने फ़िलिस्तीन को ऑफिशियली मान्यता दे दी है। किसने? फ्रांस को। फ्रांस ने किसको दी है? फ़िलिस्तीन को। ग्लोबल स्पेक्स, ये स्पेक्स मतलब चश्मा, तो चश्मे के लिए जो आँखें जिन लोगों की थोड़ी कमज़ोर हैं, और ये ग्लोबल मतलब WHO के द्वारा 2030 तक नेत्र देखभाल का अभियान है, उसका नाम रखा गया है ग्लोबल स्पेक्स 2030। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन से चलने वाला कोच बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया वो जो इंडिया का पहला हुआ, जो कहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है उसका? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। आगे अभ्यास ड्रोन प्रहार, भारत की सेना ने अभ्यास ड्रोन प्रहार का नामक एक अभ्यास आयोजित किया। कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। मेघनाथ देसाई, ये एक गुजराती आदमी थे जिनका जन्म बड़ौदा गुजरात में हुआ था। अभी 85 साल की उम्र में, 29 जुलाई 2025 को 85 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1983 में प्रोफेसर के तौर पर काम किया। 1983 में जब इंडिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीती तो ये लंदन में प्रोफेसर गिरी कर रहे थे। 2008 में पद्म भूषण भी इन्हें मिला। उनका नाम क्या है? मेघनाथ देसाई। 29 जुलाई 2025 को ये एक्सपायर हो गए। इंदौर कि भैया आप ऑनलाइन आराम से QR कोड लगाओ और खूब सारा घर ढूंढ लो। किसी का भी ढूंढना हो, महबूबा का ढूंढना हो तो कोड लगाना, सीधे भैया उसके घर पे जाओगे, एड्रेस पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे QR कोड से काम चलेगा। इंदौर में। मेरठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी पड़ती है मेरठ में, वहाँ पर एग्रीटेक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है मेरठ में, एग्रीटेक इनोवेशन हब की। तलाश कार्यक्रम, बच्चों के विकास के लिए ये कार्यक्रम है जो यूनिसेफ इंडिया और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम है इसका तलाश कार्यक्रम। जो एकलव्य मॉडल स्कूल चलते हैं आदिवासी लोगों बच्चों के लिए, जनजातीय बच्चों के लिए, उनमें ये कार्यक्रम लॉन्च किया है तलाश। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 47वां सत्र आयोजित किया गया, पेरिस में यह आयोजित हुआ। 12 मराठा किलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में और 1 किला तमिलनाडु में है, जिसका नाम रखा गया है जिंजी किला। मराठा किला को हाल ही में भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ऐसे शामिल होने वाली है 44 में स्थल है मराठा किला। 4 नए राज्यसभा सांसद को मनोनीत किया गया। निकम्मे मास्टर को हर्ष मिल गया क्योंकि भैया निकम्मे मास्टर में हर्ष बढ़ गया क्योंकि मीनाक्षी मिली है। तो उज्ज्वल निकम और सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन और मीनाक्षी जैन।
प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? गुजरात है। ये देखो हाल आपने रिवाइज भी कर लिया और आपके दिमाग में ज़्यादा बैठ गया होगा। परवाह नाम की जो रोड सेफ्टी अभियान है, कैंपेन है, वो यूपी है किस जिले में शुरू की गई? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में मौज लेते रहिए, स्माइल मारते रहिए। शुक्रिया।